हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है बच्चों, और क्लास 11th में आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कोशिका, उसकी संरचना और उसके प्रकार के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम चलेंगे डिजिटल बोर्ड की तरफ और कोशिका के बारे में जानेंगे। बच्चों, चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यानी कोशिका, उसकी संरचना और उसके प्रकार के बारे में आपको पढ़ना है। कोशिका जो होती है, आप सभी को पता है कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, यानी जीवन की मूलभूत इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, आपको मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचना दिखाई पड़ रही है। ये मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना जो थी, इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो कोशिका की खोज का श्रेय किसे जाता है? सर रॉबर्ट हुक को जाता है, जिन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस को अपने ही बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के नीचे जब देखा था, तो उन्हें ऐसे छोटे छोटे रूम्स के जैसी संरचना दिखाई पड़ी थी, जिसको उन्होंने नाम दिया था सेल का। सेल का मतलब ही होता है स्मॉल कंपार्टमेंट या छोटा कमरा। ये जो सेल होता है बच्चों, ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो हम कह सकते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका की जीवन की इकाई जो है वो होती है कोशिका। तो कोशिका क्या होती है? आप सभी को पता है कि कोशिकाएं, चूंकि ये पहले भी हम क्लास 8th में भी आपका ये चैप्टर रहा है, आपने क्लास 9th में भी इसको पढ़ा होगा। तो कोशिका जो है वो दो प्रकार की होती है, जैसा आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, दो तरीके की कोशिका आपको दिखाई पड़ रही है। स्क्रीन में देख के ही आपको समझ में आ रही है कि जो बहुत साधारणतम प्रकार की कोशिका है वो है प्रोकैरियोट, और जो यूकैरियोट है वो थोड़ा सा आपको टिपिकल स्ट्रक्चर उसका दिखाई पड़ रहा है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं, उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, यानी कि कोई भी जीव है वो आत्मनिर्भर होता है। तो जैसे बहुकोशिकीय जीव अपना सारा काम खुद कर लेते हैं, वैसे एक कोशिकीय जीव भी अपना सारा काम खुद कर लेते हैं। लेकिन फर्क ये है कि जो एक कोशिकीय जीव है वो केवल और केवल एक ही कोशिका से मिल करके बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ही कोशिका से वो सारे के सारे काम जो है वो जीवन से जुड़े अपने सारे के सारे काम परफॉर्म कर लेता है। तो अगर हम ये कहें कि एक कोशिका का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, उससे कम ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर जीवन का निर्माण हो सके। यानी अगर जीवन का निर्माण होना है तो एक सिंगल सेल का, एटलीस्ट एक सिंगल सेल का होना बहुत ज्यादा, मतलब एक सिंगल सेल अगर नहीं है तो कोशिका के बिना किसी भी जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। यानी जैसे मैं ये बार बार क्यों कह रही हूँ कि कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, तो अगर हम कोशिका से कम यानी एक कोशिकांग से बात करें तो क्या एक कोशिकांग से जीवन का निर्माण हो सकता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो, एक कोशिकांग से जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि एक जीवन के निर्माण के लिए एक पूरी कंप्लीट कोशिका का होना जरूरी है ना। तो वो ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे मोती की माला होती है, बहुत सारी मोतियां उसमें लगी हुई होती हैं, लेकिन एक अलग से अगर सिंगल मोती की बात करें तो वो पूरा अपने आप में बहुत ही सुंदर दिखता है, कंप्लीट होता है। तो कोशिका जो है वो कैसी होती है? कंप्लीट होती है और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है। अब जो कोशिका है बच्चों, उसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, वो मैंने आपको बताया। लेकिन एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो एक जीवित कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की खोज की थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्क्राइब किया था एक लाइव सेल के बारे में। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक बहुत पुराने समय के लंदन के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने खोज करी थी जीवित कोशिका की। तालाब के पानी में उन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी थी। उसके बाद फिर से वैज्ञानिकों ने इस तरह से प्रयोग होते रहे। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में डिस्कवर किया किसको? न्यूक्लियस को। यानी रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी, और जब उन्होंने केंद्रक की खोज करी उसके बाद धीरे धीरे करके और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग कोशिकांगों की खोज करी, है ना। तो ये जो खोज का सिलसिला था,
ये चलता रहा। उसके बीच में आया कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या कहता है? सेल थ्योरी ये कहता है कि 1838 में मैथियस लाइडेन ने, जो कि जर्मन बोटेनिस्ट थे, उन्होंने एग्जामिन किया एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स का। उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या देखा कि सभी प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं और उन्हीं कोशिकाओं से फिर प्लांट टिश्यू का या ऊतकों का निर्माण हो रहा है। उसी समय पे, उसी के अगले साल 1839 में थियोडोर श्वान ने क्या करा, उन्होंने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर। उन्होंने क्या रिपोर्ट किया कि जो कोशिकाएं होती हैं उसके बाहर एक थिन, बहुत पतली सी आउटर लेयर होती है, जो आज के समय में जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, है ना। उसके बाद उन्होंने देखा, बेस्ड ऑन हिज स्टडीज, उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर ये कहा कि प्लांट टिश्यूज जो होते हैं उनमें सेल वॉल जो है वो एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल्स का, जो कि एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है। अब इस तरीके से वैज्ञानिक सारी अपना अध्ययन कर रहे थे, खोज कर रहे थे, तो उसी के आधार पे श्वान और स्लाइडेन ने दोनों ने मिल करके सेल थ्योरी की हाइपोथेसिस को प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि जो सभी प्रकार के जीव जंतु हैं और सभी प्रकार की वनस्पति हैं, यानी उन्होंने सभी प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स की बात करी और कहा कि इनकी बॉडीज जो हैं वो कोशिकाओं से बनी हुई हैं और कोशिकाओं का ही प्रोडक्ट है। मतलब एक तो जो शरीर है वो कोशिकाओं से ही बनता है और दूसरा वो कोशिकाएं जो होती हैं वो किसी न किसी पहले से उपस्थित कोशिका से ही बनती हैं, है ना। तो सेल थ्योरी का श्रेय स्लाइडेन और श्वान दोनों को एक साथ जाता है, यानी सेल थ्योरी के लिए स्लाइडेन और श्वान का जो वैज्ञानिकों का कॉम्बिनेशन है, इस पर आपको टिक मार्क करना है। अगर पूछा जाए कि सेल थ्योरी कौन से वैज्ञानिक ने दी थी, तो इन दोनों का नाम आपको बताना है। अब सेल क्या होती है? आप सभी को पता है कि सेल जो है एक टिपिकल प्लांट सेल की हम बात करें, यदि अनियन सेल की बात करें, तो उसको जब आप देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसमें आपको सेल वॉल की क्लियर आउटर बाउंड्री दिखाई पड़ती है और उसके अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर हम ह्यूमन चीक सेल की बात करें, तो आउटर मेम्ब्रेन में आपको केवल सेल मेम्ब्रेन दिखाई पड़ती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई पड़ती है, और उसके अंदर आपको डेंस साइटोप्लाज्म से भरा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है और उसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाई पड़ता है। न्यूक्लियस जो होता है वो क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और उन क्रोमोसोम्स जो है वो किससे बने हुए होते हैं? डीएनए से, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड से, जो कि जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, उससे मिलकर के बने हुए होते हैं। कौन? क्रोमोसोम्स। तो हमने ये देखा कि जो कोशिकाएं होती हैं तो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है और मेम्ब्रेन बाउंड और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, है ना। तो अब बच्चों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है, जिन्हें हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो कोशिका का ज्यादातर आयतन घेरे हुए होता है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अलग अलग केमिकल रिएक्शंस जो हैं ये होते हैं सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए, तो वो सारे के सारे रिएक्शंस किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। यदि हम न्यूक्लियस की बात करें, बिसाइड्स द न्यूक्लियस, द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। अगर हम केंद्रक के अलावा और भी कोशिकांगों की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स है या लाइसोसोम्स हैं या माइटोकॉन्ड्रिया है या माइक्रोबॉडीज है या वैक्यूल्स हैं, ये अलग अलग कोशिकांगों के नाम हैं जो किस में पाए जाते हैं? आपका यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं बच्चों, इनमें क्या चीज मिसिंग होती है? इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो मिसिंग होते हैं। राइबोसोम्स इनमें होता है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स।
राइबोसोम्स जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है और ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब प्रोकैरियोटिक में एज वेल एज यूकैरियोटिक में, दोनों में ही ये राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब राइबोसोम्स केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाए जाते, राइबोसोम्स दो और ऑर्गेनेल्स में भी पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट्स में उनका स्वयं का राइबोसोम्स होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी उनका स्वयं का राइबोसोम होता है। एक और ऑर्गेनेल के बारे में हम बात करेंगे, सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम होता है बच्चों, जंतु कोशिका में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम, और ये सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के समय में कोशिका के विभाजित होने में हेल्प देता है, यानी सेल डिवीजन के टाइम में आप सेंट्रोसोम को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। स्क्रीन पे आपने देखा अलग अलग प्रकार की आपको कोशिकाएं दिखाई पड़ रही हैं, तो ये जो कोशिकाएं होती हैं उनकी संरचना जो होती है वो उनके फंक्शन पे डिपेंड करती है, मतलब किस कोशिका की और किस कोशिकाओं से बने हुए टिश्यू की क्या फंक्शन है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी संरचना कैसी होगी, है ना। तो कल हमने रेड ब्लड सेल्स के बारे में, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात कर ली थी। रेड ब्लड सेल्स के बारे में हमने बात करी थी कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसको बहुत सारी मात्रा में ऑक्सीजन कैरी करना होता है अपने साथ। व्हाइट ब्लड सेल्स का आकार अनियमित होता है, क्यों? क्योंकि इसको डिजीज कॉजिंग एजेंट वाले सेल्स से यानी फॉरेन सेल्स से लड़ाई करनी होती है, तो अपना शेप ये जैसा चाहे वैसा चेंज कर सकती है। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स का आकार ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको त्वचा की रक्षा करनी होती है। नर्व सेल्स का आकार ब्रांच्ड और लॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि उसको सूचनाओं को ब्रेन तक पहुंचाना होता है। तो ये सारे जो काम है बच्चों, ये फंक्शंस के आधार पे उनकी संरचना होती है। अब हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में कि एक्चुअल में ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये क्या होती हैं। सेल्स कोशिकाएं मूलभूत रूप में दो प्रकार की होती हैं। एक तो प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स के रूप में, है ना। प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि आद्य प्रकार की कोशिकाएं, यानी पहले किस कोशिका का निर्माण हुआ होगा? तो पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ होगा। कैसी होती हैं? दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स में कोशिका को एक कोशिका से दो कोशिका बनने में कोशिका विभाजन करने की आवश्यकता होती है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये काम यूकैरियोटिक की तुलना में तेजी से होता है ना। ये शेप और साइज में अलग अलग हो सकती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और इसके अलावा जो बेसिक शेप्स हैं बैक्टीरिया के, वो कौन कौन से हैं? अगर हम जैसे बैक्टीरिया है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, तो उसकी कुछ बेसिक शेप्स होते हैं, जैसे बैसिलस रॉड लाइक, कोकस यानी कि स्फेरिकल, विब्रियो यानी कि कॉमा शेप्ड, और आपका आता है स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल शेप्ड। यानी 4 शेप्स हो सकते हैं उस बैक्टीरिया के। और बैक्टीरिया जो है कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक टाइप का कोशिका होता है। अब सभी प्रोकैरियोट्स जो हैं उनके पास सेल वॉल की सराउंडिंग होती है ना। लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, माइकोप्लाज्मा जो है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल की सराउंडिंग। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल की सराउंडिंग होती है सभी प्रोकैरियोट्स में, लेकिन उसमें माइकोप्लाज्मा जो है वो अपवाद है, ठीक है। तो इसको जरूर नोट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अब इसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो सेल को फिल करता है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य होता है, और इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब क्या है? आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स इन दोनों को
समझने के लिए अभी जब डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर बहुत ही इनकी तुलना आप दो ऐसे मकानों से कर सकते हैं। एक मकान ऐसा है जिसमें सामान बहुत बिखरा बिखरा है, ठीक तरीके से नहीं रखा हुआ है, प्रॉपरली मैनेज्ड नहीं है, और एक ऐसा है कि जो बहुत ज्यादा सही तरीके से मैनेज्ड है, हर चीज सही जगह पे रखी हुई है, हर चीज के ऊपर कवर पड़ा हुआ है। तो इसको हम ऐसे बाद में याद रखने के लिए इस तरीके से इसको हम इमेजिन कर सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो होता है प्रोकैरियोटिक में, वो बेसिकली नेकेड होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है ना। जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस जो है उस पर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कोई भी प्रेजेंट नहीं होती है ना। अगर हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो वो कहाँ पाई जाती है? वो यूकैरियोट्स में पाई जाती है, और यूकैरियोट्स में जिस तरह से ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं वैसी प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती हैं। राइबोसोम्स एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। ये जो इंक्लूजन्स होते हैं ये एक यूनिक कैरेक्टर है प्रोकैरियोट्स का, जो स्पेशलाइज्ड फॉर्म है सेल मेम्ब्रेन का, जिसे हम मीजोजोम कहते हैं, जिसके बारे में अभी आपको मैंने जब डायग्राम दिखाया था डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का, उसमें मैंने आपको मीजोसोम का भी डायग्राम दिखाया था। वो आपका प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, और वो यूकैरियोट्स में दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वो क्या होती है? वो सेल मेम्ब्रेन की ही अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स होती हैं, और वो उसका सतही क्षेत्रफल जो है क्या करती हैं? बढ़ाती है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये आपको दिखाई पड़ रही है एक बैक्टीरियल सेल। क्या दिखाई पड़ रही है? एक बैक्टीरियल सेल दिखाई पड़ रही है। इस बैक्टीरियल सेल में आप देख रहे हैं इसकी संरचना, ये क्या है? ये एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इस प्रोकैरियोटिक सेल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो इसका कवर है, कवर में आप देख रहे हैं 3 परतें हैं, है ना। 3 परतें कौन कौन सी हैं? सबसे बाहर वाली जो परत है वो कैप्सूल कहलाती है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है सेल वॉल, और उसके अंदर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ मतलब केंद्रक जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है ना। तो क्या इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम न्यूक्लियस नहीं कहते। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, तो आप आंसर देंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता। तो क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका बिना न्यूक्लियस की या बिना केंद्रक की होती है? तो आप बोलेंगे कि नहीं, केंद्रक नहीं होता है उसमें, लेकिन केंद्रक की जैसी संरचना होती है, मतलब उसमें अनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन उस केंद्रक जैसी संरचना को हम न्यूक्लियस ना कह के न्यूक्लियोइड कहते हैं। उसके अंदर साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और कैप्सूल के बाहर की तरफ फिम्बरी प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म यानी कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स के रूप में प्रेजेंट होता है। फ्लैजुलम भी पाया जाता है, और प्लाज्मिड्स और इंक्लूजन्स भी प्रोकैरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए आपको मिलते हैं। तो ये डायग्राम की प्रैक्टिस आप सभी बच्चे करेंगे, अपनी कॉपी में बनाएंगे ये डायग्राम, और उसके बाद आपको न्यूक्लियर एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशंस कैसे कैसे हैं उसके बारे में समझेंगे। तो ये जो सेल एनवेलप है, हम पहले किसकी बात करेंगे? हम सबसे पहले कोशिका का जो कवरिंग है हम उसके बारे में बात करेंगे। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, तो ज्यादातर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, पर्टिकुलरली हम बैक्टीरियल सेल्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है, यानी कि सेल एनवेलप जो है वो 3 परतों वाला होता है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि आपने स्क्रीन में देखा, अभी डायग्राम में आप सभी ने देखा कि 3 परतें होती हैं। आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है, जो जिसको मैंने कैप्सूल बोला, तो वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी हुई होती है। बीच में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और इंटरनल लेयर जो होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ये तीनों परतें मिल करके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं।
मतलब होती हैं 3 परतें, लेकिन सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह ये काम करती हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चों बैक्टीरिया जो है वो क्लासिफाई किए जा सकते हैं 2 ग्रुप्स में। कौन कौन से आधार पर, उनका डिफरेंस क्या है, सेल एनवेलप और किस मैनर में वो स्टेनिंग प्रोसेस पे, ग्राम विज पे वो कैसे बिहेव करते हैं, उसके आधार पे आप सभी को पता है कि 2 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। एक तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो ग्राम स्टेन होता है, ग्राम क्यों कह रहे हैं हम, ये ग्राम वैज्ञानिक का नाम है ना। तो ग्राम स्टेन, जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को ले लेते हैं और स्ट्रेनिंग उनकी हो जाती है वो ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं, और जिनकी नहीं होती वो ग्राम नेगेटिव कहलाते हैं ना। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो कॉम्बिनेशन में कैसा होता है, कंपोजिशन, उसका थिकनेस जो है वो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होती है। अगर ये लूज शीथ के रूप में है तो क्या कहलाती है, स्लाइम लेयर कहलाएगी। वही कैप्सूल अगर वो लूज शीथ के रूप में है तो वो स्लाइम लेयर कहलाएगी। वो थिक भी हो सकती है, टफ भी हो सकती है। अगर थिक और टफ है तो क्या कहलाएगी, कैप्सूल कहलाएगी, है ना। इन पॉइंट्स को सभी बच्चे साथ साथ नोट करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। यदि किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी आती है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो जब आप चैट के माध्यम से पूछेंगे तो उस समय पे या अगले सेशन में आपको वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करा जाएगा। और बच्चों जो ये चैप्टर है इम्पोर्टेंट है। अब इस चैप्टर के बाद आपको सेल से जुड़े हुए सारे, कोशिका से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि उसके बाद आगे आपको कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ना है। तो जब आप पूरी तरह से कोशिका के बारे में जानेंगे तभी आप कोशिका विभाजन को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। ये जो सेल वॉल होती है ये एक कोशिका को शेप देने का काम करती है, और सेल वॉल के कारण ही स्ट्रक्चरल सपोर्ट इनको मिलता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलता है, जिससे बैक्टीरिया जो है वो बर्स्ट ना कर जाए, है ना। एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मीजोसोम कहते हैं। जब आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मैंने दिखाया तो मैंने उसको आपको मीजोसोम भी दिखाया था। मीजोसोम क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस होती हैं जो सेल के अंदर की तरफ इन फोल्डिंग्स होती हैं, उन्हें हम मीजोसोम कहते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स का ही यूनिक कैरेक्टर है ना, इंक्लूजन्स के रूप में जो होती हैं। और ये एक्सटेंशंस जो है ये वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकती हैं, ये ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकती हैं, ये लैमेली के फॉर्म में हो सकती हैं। अब ये किस में हेल्प करती हैं, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। ये आपका सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, ये डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करती हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन देती हैं किसको, डॉटर सेल्स को, है ना। इसके बाद बच्चों आपको पढ़ना है राइबोसोम्स के बारे में और इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। तो एक्चुअल में ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स जो है वो एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स, यानी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये एसोसिएटेड होते हैं। इनका साइज क्या होता है, 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक इनका साइज होता है, और ये 2 सब यूनिट्स से मिलकर के बने हुए होते हैं जिसे हम 50S और 30S कह सकते हैं, है ना। जब इनको हम एक साथ प्रेजेंट करते हैं तो हम इन्हें 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स कहते हैं, यानी कि राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं वो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। अब क्यों ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि राइबोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं ना। तो जो प्रोकैरियोटिक में होते हैं वो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी राइबोसोम्स के कारण ही प्रोटीन की सिंथेसिस संभव है। और प्रोटीन की सिंथेसिस कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये आप सभी बच्चों को पता है। हर एक लक्षण के लिए प्रोटीन की सिंथेसिस ही उत्तरदायी होती है। अलग अलग सेवरल राइबोसोम्स, बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं में अटैच टू अ सिंगल मैसेंजर आरएनए। बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो सकते हैं आरएनए से, और एक
चेन बनाते हैं ऐसे मिलकर के, जिन्हें हम पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स कहते हैं। The ribosomes of a polysome translate the messenger RNA into proteins. ये जो पॉलीसोम में मौजूद राइबोसोम्स होते हैं, यही मैसेंजर आरएनए में ट्रांसलेट कर देते हैं, प्रोटीन्स के रूप में ये उसको बदल देते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन जिम्मेदार है? राइबोसोम्स जिम्मेदार है। अगर हम बात करें इंक्लूजन बॉडीज की, तो रिजर्व मटेरियल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वो साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्लूजन बॉडीज के रूप में अटैच होता है। These are not bound by any membrane system and lie free in the cytoplasm. तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ये किसी भी तरीके की मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से बाउंड नहीं होते और फ्रीली ये साइटोप्लाज्म में घूमते हुए रहते हैं ना। साइटोप्लाज्म ये फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स के रूप में हो सकते हैं, ये साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स के रूप में हो सकते हैं, और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के रूप में भी ये साइटोप्लाज्म में आपको मिल सकते हैं। ये गैस वैक्यूल्स जो हैं, ब्लू ग्रीन और पर्पल एल्गी में और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ये गैस वैक्यूल्स के रूप में भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आप ये स्क्रीन में देख रहे हैं, इस तरह से राइबोसोम का आपका 70S टाइप का कंप्लीट राइबोसोम का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, जिसमें राइबोसोम्स जो है 2 सब यूनिट्स इसके होते हैं और इस तरह से ये सेट होता है ना। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, स्ट्रक्चर को देख करके ही आप बहुत सारे अंतर लिख सकते हैं, है ना। स्ट्रक्चर को देख करके आप बहुत सारे अंतर लिख सकते हैं। तो इस डायग्राम को सभी बच्चे बनाएंगे। एक तरफ आपका प्रोकैरियोट्स में एक बैक्टीरियल सेल का डायग्राम दिया गया है और दूसरी तरफ आपको एक यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम दिया गया है ना। इन दोनों का डायग्राम आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। वो आप छोटी क्लास में भी बनाते थे, लेकिन इस बार भी बनाने की प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद आपको पहले अपने आप से कुछ अंतर लिखना है ना। ये डायग्राम देख करके आपको डायग्राम बनाना है और कुछ अंतर आपको अपने स्तर पे लिखना है, और उसके बाद फिर आप डिसाइड करेंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, जो 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनमें क्या अंतर है, इनमें क्या समानता है, वो सब आपको समझ में आएगा। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैं आपको काफी कुछ बता चुकी हूँ और यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपको केवल इतना पता है अभी कि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर इसको समझना है तो केवल एक लाइन को याद करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आप इसको गरीब और अमीर की श्रेणी में भी रख सकते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका को आप अमीर कहेंगे और प्रोकैरियोटिक कोशिका को आप गरीब कहेंगे। आप इसको वेल मैनेज्ड बंगलों के रूप में भी रख सकते हैं यूकैरियोटिक को, और प्रोकैरियोटिक को आप बिखरा हुआ झुग्गी झोपड़ी कह सकते हैं। यानी कि आप जब ये चीजें अपने माइंड में एग्जाम्पल के रूप में डाल रहे हैं तो आपको काफी कुछ चीजें समझ में आएंगी। जैसे झुग्गी झोपड़ी जो होती है, या बहुत किसी गरीब का घर है, तो उसमें क्या है, बहुत बड़ा सा सोफा नहीं होगा, उस पर सोफा होगा तो कवर नहीं होगा, है ना। इसी तरह से प्रोकैरियोटिक में कोशिकांग बहुत कम है और जितने भी हैं उन पर कोई भी कवरिंग नहीं है। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो बहुत सारे कोशिकांग हैं और जितने कोशिकांग हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड हैं। यानी कि सारे कोशिकांगों पे कवरिंग है, कवर लगा हुआ है ना। तो इस तरह से आप इन डायग्राम्स को बनाएंगे और इसमें क्या अंतर है उसको आप सभी देखेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, जिसमें प्रोकैरियोट्स के बारे में आप काफी कुछ जान चुके हैं, यूकैरियोट्स के बारे में आपको आगे के सेशंस में बताया जाएगा। ये डायग्राम बनाने को मैंने आपको बोला कि ये दोनों डायग्राम्स आप बनाएंगे और उसके बाद खुद से कुछ अंतर लिखने की कोशिश करेंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बेसिकली क्या अंतर है। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।